हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ लिया है तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने VBT नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पहले VBT का आप वीडियो लेक्चर देखें, उसको समझें, क्योंकि VBT की कमियों को दूर करने के लिए ही एक्चुअल में CFT थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई थी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं VBT की कमियां क्या थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे वहाँ पे ज्योमेट्री दी गई और उसके बाद आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन अगर सेंट्रल मेटल के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके बेस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड देन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया। पर स्टूडेंट, सबसे बड़ी तकलीफ VBT में वहाँ होती है जब कहा जाता है कि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये लिगेंड वीक फील्ड है। उसका रीज़न जब पूछा जाता है तो रीज़न का कोई एक्सप्लेनेशन VBT थ्योरी नहीं बताती। तो क्यों कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, क्यों कोई लिगेंड वीक फील्ड होता है, इसको हम समझेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का रीज़न हमें यहाँ से मिलेगा। दूसरी बात, CFT आपको बताएगा कि क्यों कोई लिगेंड वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और साथ ही साथ ये भी रीज़न एक्सप्लेन करेगा कि लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है। फिर VBT कहता है कि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के पास है तो वहाँ पे कलर आता है, लेकिन वो कलर आया किस कारण से। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन ने ऐसा क्या किया कि वहाँ पे कलर जनरेट हुआ। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से सेंट्रल मेटल में क्या होता है जिससे कलर जनरेट होता है, इसकी बात भी हम करेंगे कहाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, CFT ने सबसे पहले बताया। सबसे पहला इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, अभी तक हम मानते थे, VBT मानता था कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एंड यू नो वेरी वेल कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एन टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट VBT में था। CFT कहता है कि लिगेंड्स आर जनरली नेगेटिवली चार्ज, या तो लिगेंड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं, या फिर जो लिगेंड्स हैं वो पोलर होते हैं। जैसे वाटर न्यूट्रल लिगेंड है बट उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और हाइड्रोजन की कम, तो वो एक डाइपोल बन गया। क्या बन गया? डाइपोल। भाई H2O में O पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो डाइपोल बन गया। तो ऐसे डाइपोल लिगेंड अपने नेगेटिव वाले पार्ट की तरफ से सेंट्रल मेटल की तरफ जुड़ते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है वो तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज रहेंगे ही। अब ऐसे सिचुएशन में CFT बोलता है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योरली कोऑर्डिनेट नहीं है, वहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा बॉन्ड लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। लिगेंड के नेगेटिव चार्ज और मेटल के पॉजिटिव चार्ज की वजह से वहाँ पर इंट्रैक्शन होता है। कैसा इंट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो सबसे पहली बात तो जो समझने की है वो ये है कि मेटल और लिगेंड के बीच में CFT मानता है कैसा बॉन्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग जब लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो मेटल में d ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच और लिगेंड के नेगेटिव चार्ज के बीच इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन इट मीन्स अट्रैक्शन और रिपल्शन जो फोर्सेस होते हैं, जिसको अपन इंट्रैक्शन कह सकते हैं। जनरली रिपल्शन की यहाँ पे बात हो रही है। उस इंट्रैक्शन की वजह से सेंट्रल मेटल के d ऑर्बिटल्स, यू नो स्टूडेंट्स, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये d ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी वाले किसी भी सेंट्रल मेटल में। अब भाई ये जो d ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5, इनकी एनर्जी सेम है। ऐसे d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें कहते हैं डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स। CFT कहता है कि जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है
तो ये डीजनरेटेड मतलब इक्वल एनर्जी वाले जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है किसकी वजह से? लिगेंड के इंटरेक्शन की वजह से। और ये जो 5 ऑर्बिटल का ग्रुप है ये स्प्लिट हो जाता है और ये 2 अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाता है। 3 ऑर्बिटल का ग्रुप एक बनता है, 2 ऑर्बिटल का ग्रुप एक बनता है। जो 3 ऑर्बिटल्स का ग्रुप है उसको नाम दिया गया T2Z ऑर्बिटल्स। क्या नाम दिया गया? T2Z ऑर्बिटल्स। और जो 2 ऑर्बिटल का ग्रुप है उसे बोला गया EZ ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिगेंड्स जब सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये जो D5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? DXY, YZ, ZX, DX2, Y2 एंड DZ2। इन 5 ऑर्बिटल पे इक्वली रिपल्शन नहीं लगता। 3 ऑर्बिटल XY, DXY, YZ, DZX, इन पे डिफरेंट रिपल्शन होता है। और 2 ऑर्बिटल DX2, Y2 एंड DZ2, इन 2 ऑर्बिटल पे डिफरेंट रिपल्शन लगता है। इसकी वजह से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। तो CFT ने बोला मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। लिगेंड जब मेटल से बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पर इंट्रैक्शंस होते हैं, रिपल्शंस होते हैं, जिसकी वजह से मेटल के डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। देखिए ये डी ऑर्बिटल्स हैं इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। जब लिगेंड बॉन्ड नहीं बनाता तो इस तरह से डी ऑर्बिटल्स हैं। जब लिगेंड आता है, इंट्रैक्शन होता है, तो इनकी एनर्जी, ये देखिए ये ग्राफ बता रहा है कि एनर्जी इधर बढ़ रही है। तो जब लिगेंड्स आते हैं तो इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है और उसके बाद ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। अब ये जो स्प्लिटिंग है स्टूडेंट्स, ये स्प्लिटिंग डिपेंड करती है कि उस सेंट्रल मेटल के चारों तरफ लिगेंड किन डायरेक्शंस में है। अब अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेट, टेट्राहेड्रल में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं VBT के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये स्प्लिटिंग अलग तरीके से होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये स्प्लिटिंग अलग तरीके से होती है। यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पहले इसे समझेंगे फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी हम इसको समझेंगे। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये जो डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी डीजनरेसी खत्म हो जाती है, यानी कि इक्वल एनर्जी की जो इनकी प्रॉपर्टी है वो हट जाती है और अब ये स्प्लिट होकर के 2 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप 2 ऑर्बिटल का है जिसको हमने बोला EZ ऑर्बिटल्स, ठीक है, और 3 ऑर्बिटल्स का जो ग्रुप है इनको कहते हैं हम T2Z ऑर्बिटल्स। अब ध्यान देने की बात ये है कि EZ और T2Z ऑर्बिटल्स के बीच का ये जो एनर्जी गैप है, EZ की एनर्जी ज़्यादा है, T2Z की एनर्जी कम है। इनके बीच का ये जो एनर्जी गैप है इसे बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर इसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी हम कह सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। क्या होती है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2Z एंड EZ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। 1 मार्क्स में डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो इसको डेल O से या डेल नोट से डिनोट कर सकते हैं। डेल O से आप इसको डिनोट कर सकते हैं CFSE को। यहाँ पर 10 dq इसकी एक वैल्यू है और dq का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटा, एक तरह की एनर्जी की यूनिट होती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए 0.6 और 0.4 ये क्या चीज़ है, इसको dq की जगह आप डेल O भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल O। देखिए कहने का मतलब कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी है प्लस 0.6 यहाँ से, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं T2Z इनकी मीन पोजीशन यहाँ पे, तो ये तो वो एनर्जी है जो पहले ऑलरेडी इन ऑर्बिटल्स की थी। इनकी एनर्जी है 0.4, कैसी? माइनस 0.4 डेल O या dq। इसको 10 की जगह 1.0 भी आप ले सकते हैं जब यहाँ पॉइंट में ले रहे हैं। देखिए 2 बातें हैं, अगर आप यहाँ 0.6 0.4 ले रहे हैं तो इसको आप 1 लेंगे, कितना लेंगे? 1.0 लेंगे। अगर आप यहाँ पे 6 और 4 लेते हैं तो इसको 10 लिख देंगे, ठीक है। एक तरीके से
इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है ये, ठीक है। तो मैंने 0.6 लिखा प्लस किसके लिए, Eg के लिए, और T2G के लिए एनर्जी कितनी है, -0.4, -0.4। टोटल डिफरेंस कितना आया, 1.0 का आ गया। dq लिखो, या फिर हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल नॉट या डेल ओ से भी हम इसको बोल सकते हैं। स्पेशली ये ओ है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे ओ लिया गया है, ठीक है। ये CFT का कॉन्सेप्ट है। CFT का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो समझ नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। धीरे धीरे समझ में आएगा, बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट आपको CFT में कोई डाउट नहीं रहेगा, आप इसको देखेंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया CFT ने माना कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्योंकि लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज और मेटल पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। जब लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, जिससे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। ये स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग तरीके से होती है, जिसमें पहले हमने बात की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। फिर हमने बात की कि भाई स्प्लिटिंग के बाद ये जो दो ग्रुप बने हैं, 3 ऑर्बिटल का ग्रुप T2C और 2 ऑर्बिटल का ग्रुप Eg, इनके बीच के एनर्जी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, ठीक है। अब 0.6 डेल ओ और 0.4 -0.4 डेल ओ या dq, ये आपको काम आएगा कहाँ पर, जब आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जिसके लिए मैं अलग से कैलकुलेशन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर मैं आपको ये जो वैल्यूज़ हैं इनका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल पहले हम किसकी बात करेंगे, CFT क्या चीज़ है, CFT के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर CFSE का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कैलकुलेशन देखना है तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखेंगे, ठीक है, इन वैल्यूज़ का कहाँ क्या रोल है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को कैसे समझाती है, लो स्पिन एंड हाई स्पिन। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, मान लो यहाँ पर ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 1 2 3 4। मान लो किसी सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है, D4, 1 2 3 4। अब क्या हुआ, जब लिगेंड्स ने बॉन्ड बनाए तो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। स्प्लिटिंग हुई तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। अब यहाँ आएंगे तो पहले किस में आएंगे, आप बोलोगे सर पहले जिनकी एनर्जी कम है उसमें आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में फिलअप होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ आएंगे, सबसे पहले इनमें T2G में 1 2 3। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, और हमने कितने फिलअप किए हैं, 3, 1 2 3। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन है। देखिए कैसे, या तो हम क्या करें, 4th इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पेयरिंग करवाएं, भाई 1 1 1 तो तीनों में आ चुका है, तो 4th की क्या करवाएं, पेयरिंग करवाएं। या फिर हम क्या करें, 4th इलेक्ट्रॉन की यहाँ पेयरिंग ना करवा करके उसको किस में फिलअप करें, Eg में फिलअप करें। दोनों ही जो वर्क्स यहाँ पर हैं, पेयरिंग करवाना या फिर उसको T2G में ना फिलअप करके कहाँ ले जाना, Eg में, दोनों ही काम में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट, जब किसी ऑर्बिटल में पहले से इलेक्ट्रॉन होता है और आप उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, और इस रिपल्शन की वजह से यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंड होती है, एनर्जी खर्च होती है। तो अगर आप पेयरिंग करवाएंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को स्टूडेंट्स कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को T2G में फिलअप ना करके कहाँ ले जाएं, Eg में, T2G में यहाँ फिलअप ना करके कहाँ ले जाएं, Eg में, तो भाई Eg की एनर्जी तो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर। सिंपल है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप T2G की बजाय Eg में फिलअप करना चाहते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए, CFSE के बराबर, क्योंकि भाई यहाँ पे फिलअप करना है तो इतनी एनर्जी, और यहाँ लाना है तो इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा और देनी पड़ेगी। सिंपल है, यानी कि 4th इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पेयरिंग एनर्जी यूज़ करके आप उसकी पेयरिंग करवाएं, या फिर आप उसको T2G में फिलअप ना करके उसको CFSE के इक्वल एनर्जी और उसमें लगा करके आप उसको कहाँ ले जाएं, Eg में ले जाएं। सिंपल है।
अब दोनों में से कौन सा काम होगा? इन दोनों में से वो काम होगा जिसमें एनर्जी कम लगेगी, जिसमें एनर्जी कम लगेगी। अब देखना यहाँ इंटरेस्टिंग है, यहाँ सोचना पड़ेगा भाई। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जैसे 1 1 1 आ गया, तीनों में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है तो कन्फ्यूजन आया कि भैया पेयरिंग करवाएं कि हायर एनर्जी वाले इजी में ले जाएं। मैंने कहा दोनों काम में एनर्जी लगनी है, एक में पेयरिंग और एक में CFSE। काम कौन सा होगा जिसमें एनर्जी कम लगे? अब पेयरिंग एनर्जी अगर कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है और CFSE की वैल्यू ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेगा, यहाँ नहीं जाएगा, ये ऑर्बिटल खाली रह जाएगा। इसके अपोजिट अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और CFSE कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पेयरिंग नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा और किस में चला जाएगा? EG में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? EG में। अब इलेक्ट्रॉन के यहाँ रहने से और EG में जाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि CFSE की वैल्यू ज़्यादा होगी पेयरिंग से या कम होगी? क्या ये वैल्यू वेरिएबल है? बिल्कुल वेरिएबल है। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका रिपल्शन या इंट्रैक्शन, अब बात कर रहा हूँ मैं VBT की पहली लिमिटेशन को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। VBT ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। क्यों होते हैं नहीं बताया, CFT बताता है। CFT कहता है कि वो लिगेंड जिसका सेंट्रल मेटल के साथ इंट्रैक्शन या फिर लिगेंड की वजह से मेटल के d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होता है, इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, उनमें d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। यानी कि CFSE की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड ऑन द रिपल्शन ऑफ लिगेंड, इंट्रैक्शन ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड का मेटल के साथ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और CFSE की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप बोलेंगे सर ये तो फिक्स है। ये फिक्स नहीं है बेटा, ये फिक्स नहीं है, ये रेशियो है इनका। भाई अगर ये 1 है तो ये 0.6 और ये -0.4 ऐसा बताया गया है, ठीक है। ये कैलकुलेशन में काम आनी है, आप इसको रटेंगे नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये रेशियो फिक्स है। +0.6 -0.4 ये फिक्स है, ठीक है। कैलकुलेशन में ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल इतना समझिए कि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो CFSE की वैल्यू ज़्यादा है, अगर लिगेंड वीक है तो CFSE की वैल्यू कम है। मतलब वीक लिगेंड वीक इंटरेक्शन करते हैं जिससे स्प्लिटिंग तो होती है पर इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं जिससे CFSE की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है, आप ये कह सकते हैं कि सर अगर लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। अगर लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। पॉज करके आप ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, बीच में पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। देखिए अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो CFSE की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। सिंपल है, मैंने बताया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो CFSE की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी? कम मिलेगी, ठीक है। अब पेयरिंग एनर्जी कम है, CFSE ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयरिंग कर लेगा। पेयरिंग कर लेगा तो ये वैकेंट d ऑर्बिटल होते हुए भी यहाँ पे पेयरिंग होगी, सिंपल है। और ये जो ऑर्बिटल हैं ये वैकेंट के वैकेंट रह गए और अब ये ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल अपने हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप बोलेंगे सर कर सकता है, आपने VBT में पढ़ा है, क्योंकि सेंट्रल मेटल वैकेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करता है। तो अगर यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है तो ये ऑर्बिटल खाली रह जाएगा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और जब अंदर वाले d ऑर्बिटल का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है? लो स्पिन। कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है? लो स्पिन। यानी कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो CFSE ज़्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी कम होगा। CFSE अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊपर वाले EG में ना जा कर के यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि पेयरिंग कम है।
पेयरिंग कम है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेगा तो ये डी ऑर्बिटल आपको वैकेंट मिल जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, लो स्पिन। कैसा बनेगा, लो स्पिन। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बात समझ में आई। स्ट्रॉन्ग लिगेंड से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बात समझ में आई। बिल्कुल, कैसे देखिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में CFSE ज़्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी कम होता है। पेयरिंग एनर्जी अगर कम होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करता है, ना कि ऊपर वाले EG में जाता है। EG कैसा रह जाता है, वैकेंट, और EG वैकेंट रहता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाता है, लो स्पिन। अब बात करते हैं वीक लिगेंड की। अगर लिगेंड कैसा होता, वीक लिगेंड के लिए CFSE कम होगा, इसका इंटरेक्शन वीक होता है तो स्प्लिटिंग कम होती है, CFSE कम है, पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी अपन एग्जांपल लेकर के बात कर रहे हैं, भाई 4 की जगह 5 भी हो सकता है, लेकिन सोचना तो फोर्थ में ही पड़ेगा कि पेयरिंग करवानी है कि ऊपर ले जाना है। तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, CFSE कम है, इलेक्ट्रॉन वो काम करेगा जहाँ पे एनर्जी कम लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, पेयरिंग में तो ज़्यादा लगेगी, तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ EG में जाएगा। और जब EG में फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लायक बचा? आप बोलेंगे सर नहीं बचा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल सिर्फ ओनली वैकेंट ऑर्बिटल्स को ही हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करता है। अब ये तो हाइब्रिडाइजेशन में काम आएगा नहीं, तो मेटल कौन से डी ऑर्बिटल को यूज़ करेगा, फिर आउटर मोस्ट शेल वाले डी ऑर्बिटल को यूज़ करेगा, और कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा फिर, हाई स्पिन। कैसा बन जाएगा, हाई स्पिन। अभी कैसा, अगर यहाँ पे ये यहाँ नहीं जाता, पेयरिंग कर लेता तो बनता लो स्पिन, क्योंकि ये ऑर्बिटल यूज़ हो जाते हैं। अब वीक लिगेंड है, CFSE कम है, तो इलेक्ट्रॉन CFSE यूज़ करके चला गया EG में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है उसने पेयरिंग नहीं की, EG में चला गया, ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, और कैसा कॉम्प्लेक्स बना, हाई स्पिन। तो वीक लिगेंड से हाई स्पिन कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से लो स्पिन कैसे बनता है, ये बात यहाँ पे CFT ने आपको समझाई। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना, बैक करके देख लेना, 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड क्यों होता है, तो CFT कहता है जिस लिगेंड के लिए स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, जिस लिगेंड का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, CFSE की वैल्यू हाई होती है, वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, और जिसके लिए CFSE की वैल्यू कम होती है, जिसका इंटरेक्शन वीक होता है, वो लिगेंड वीक होता है। ठीक है, और CFT इस इंटरेक्शन का रीज़न क्या मानता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, नेगेटिव चार्ज को मानता है। CFT की भी कमियां हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। अभी बता देते हैं, देखिए CFT ने क्या कहा कि लिगेंड के नेगेटिव चार्ज की वजह से सेंट्रल मेटल के साथ क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, जिससे स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, यही तो मान रहा है ना CFT। ओके, अब इसके बेस पे ही CFT की लिमिटेशन बनेगी, इस पॉइंट को याद रखना। फिलहाल आपको ये समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है, ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है, वीक फील्ड कम स्प्लिटिंग करता है। अब आपने जो नाम सुने हैं, जैसे NS3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनो CN- कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, हैलाइड्स वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर एक कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल है बच्चों, वाटर के बारे में हम स्पेशली, ये जो लिगेंड्स की पूरी सीरीज है कि कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से वीक हैं, और कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की तरह काम करता है, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। CFT के बेस पे जो पूरी सीरीज बनी ना कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये बिल्कुल वीक है, उसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर वहाँ पे कन्फ्यूजन है। वाटर क्या करता है, कुछ मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन जाता है। जनरली वाटर कैसा लिगेंड है, वीक। वाटर कैसा लिगेंड है, वीक। कुछ मेटल जैसे कि कोबाल्ट के साथ वाटर कैसे बिहेव करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अलग से वीडियो में इसका बनाऊंगा। तो आपको समझ में आया लो स्पिन और हाई स्पिन क्यों बनते हैं। अब बात करते हैं कलर की। VBT ने कहा था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो कलर जनरेट होता है।
CFT कहता है बिल्कुल अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो कलर जनरेट होता है, लेकिन ये रीज़न भी बताता है। रीज़न बताता है DD ट्रांजिशन। क्या बताता है? DD ट्रांजिशन। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये लाइट के विजिबल रीजन से लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ से ये लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल से कहाँ चला जाएगा? हायर एनर्जी d ऑर्बिटल में। d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में होने वाले ट्रांजिशन को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? DD ट्रांजिशन। और इस ट्रांजिशन की वजह से वाइट लाइट में से कोई एक पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड यू नो वेरी वेल, अगर आप वाइट लाइट में से कोई एक कलर को निकाल लेंगे तो जो बची हुई लाइट है वो वाइट नहीं रहेगी। वो कैसा कलर शो करेगी? कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगी। मतलब कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा दिखेगा? जिस कलर को इसने एब्जॉर्ब किया वो कलर नहीं दिखेगा। वाइट लाइट में से कलर एब्जॉर्ब होने के बाद जो बच गया लाइट में, वो कलर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का आपको दिखाई देगा। तो CFT ने कलर का रीज़न क्या बताया? DD ट्रांजिशन। अब बात करते हैं बच्चों, अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल ना होकर के कैसा होता? टेट्राहेड्रल। तो कोई चीज़ में आपको खास यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ इतना चेंज होता कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के रिपल्शन इस तरीके से लगते कि T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती और EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स ऊपर और 2 ऑर्बिटल्स नीचे। ये -0.4 की जगह जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +0.4। ये +0.6 की जगह जब ये 2 ऑर्बिटल नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? -0.6। बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की जगह टेट्राहेड्रल का डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या करना है? मुझे T2G ऑर्बिटल्स को ऊपर बनाना है, EG ऑर्बिटल्स को नीचे बनाना है। यहाँ मैं लिखूँगा कितना? -0.6, और ये हो जाएगा ऊपर की तरफ कितना? +0.4 डेल O। ठीक है, टोटल अगर 1 है तो ये -0.6 है और ऊपर कितना है? 0.4। फिर से बता देता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ CFSE का बिल्कुल अच्छा सा पूरा वीडियो बनेगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक वीडियो बनेगा और एक बनेगा किसका? CFSE कैलकुलेशन का। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए है स्प्लिटिंग? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। इनके लिए इसको डेल O न लगा करके, O तो ऑक्टाहेड्रल के लिए है तो यहाँ पे डेल T लगा देते हैं। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, समझ आई आपको ये बात? तो यहाँ पे हमने बात की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अब बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने देखिए यहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन समझा। अच्छा देखिए, 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड में और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। और पहले हम समझ लेते हैं उसी को। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो d ऑर्बिटल्स में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं? 4। अब आपको ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिलअप करने हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर ये फिलअप करने हैं। किन में? आफ्टर स्प्लिटिंग। तो कैसे करेंगे? 1 2। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि भाई इस थर्ड ऑर्बिटल की हम यहाँ EG में पेयरिंग करवाएं। भाई शुरुआत तो आपको नीचे वाले ऑर्बिटल से करनी है, जिनकी एनर्जी कम है वहाँ से करनी है। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 2। कैसे? कि ये पेयरिंग करे कि ऊपर जाए। आप बोलेंगे सर ये तो डिपेंड करता है किस पे? पेयरिंग एनर्जी और CFSE की वैल्यू पे। आप बोलेंगे सर जो एनर्जी कम है वो काम होगा। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, CFSE ज़्यादा है, तो बच्चों ऐसा कब होगा? जब लिगेंड कैसा हो? स्ट्रॉन्ग। जब लिगेंड कैसा हो? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो CFSE ज़्यादा मिलेगी, पेयरिंग कम मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। ये आ गया थर्ड इलेक्ट्रॉन और ये आ गया फोर्थ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? EG में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 के 4 आ गए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं और लिगेंड वीक है। लिगेंड वीक है तो क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और CFSE क्या हो जाएगी? कम। वीक लिगेंड है ना, तो वीक में तो CFSE कम हो जाएगी। अब भैया CFSE अगर कम हो गया तो
तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, पेयरिंग ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन 1 2, अब थर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम है, वो कहाँ जाएगा, CFSE लगा करके यहाँ चला जाएगा, 4 3 एंड 4। समझ आई बात। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जब था लिगेंड तो कॉन्फ़िगरेशन क्या था, Eg4, और वीक फील्ड जब लिगेंड है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, Eg2 T2G4 T2G2, टोटल 4, Eg में 2 T2G में 2। 3 ऑर्बिटल के ग्रुप को T2G कहते हैं, 2 ऑर्बिटल के ग्रुप को Eg कहते हैं। यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसके बेस पे T2G Eg का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। समझ में आई बात। चलिए और एग्जांपल समझते हैं। मान लो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, D5, ठीक है। और अब मैं ये CFSE Eg ने बता करके आपको बोलता हूँ कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, कैसा है, स्ट्रॉन्ग। भाई लिगेंड जब स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको पेयरिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि CFSE ज़्यादा होता है तो पेयरिंग करवानी पड़ेगी। 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, कैसे करेंगे, 1 2, उसके बाद 3 4, अब ये तो भर गए। अब 5वां कहाँ जाएगा, 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर, ये आ गया 5th इलेक्ट्रॉन, ये D5। 5 इलेक्ट्रॉन है D में यहाँ पे, और लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, Eg में 4 इलेक्ट्रॉन आए और T2G में कितना आया, 1। अब मैं कहूँ कि ये लिगेंड कैसा है, वीक है। मान लो लिगेंड कैसा है, वीक है। ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग के लिए। वीक है तो आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन 2, अब वीक लिगेंड है तो CFSE कम मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन दौड़ करके यहाँ चला जाएगा, सिंपल है भाई। ये एनर्जी कम है और पेयरिंग ज़्यादा है तो वो पेयरिंग क्यों करेगा, वो यहाँ से यहाँ जाएगा। 3 4 5, यानी कि वीक में कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, Eg में 2 T2G में 3। इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। CFT की अगर हम बच्चों लिमिटेशन की बात करें तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है, इसने बोला कि लिगेंड्स के नेगेटिव चार्ज की वजह से, लिगेंड्स के नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या लगता है, इंट्रैक्शन लगता है। लिगेंड्स के नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या लगता है, इंट्रैक्शन लगता है D ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे, जिससे स्प्लिटिंग होती है। अगर ऐसा है तो जिन लिगेंड पे माइनस चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और जिन पे माइनस चार्ज नहीं है वो कैसे होने चाहिए, वीक होने चाहिए। लेकिन हेलोजन्स स्टूडेंट्स एक तरीके से एक्सेप्शन है। हेलोजन जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, सब पे माइनस चार्ज है, फिर भी कैसे लिगेंड है, वीक लिगेंड है। भाई माइनस चार्ज वाले तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना, लेकिन ये तो वीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसको मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाले वीडियो में भी समझाऊंगा। तो आने वाले 2 वीडियो, एक तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ CFSE, जरूर देखें। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए CFSE का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी, अगर CFT की थ्योरी में कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछिए, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।